जैसा कि आपने पहले वाले लेक्चर में सुना, सेक्स ऑर्गन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और आपने पढ़ा कि प्यूबर्टी क्या है। आज हम इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी का, विशेष शॉर्ट में आप कहें तो ह्यूमन बॉडी का वह सिस्टम जिसके द्वारा प्रजनन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। लेकिन आप दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सेक्स ऑर्गन्स को जान चुके हैं, आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि मेल ह्यूमन बॉडी का सेक्स ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड्स, ह्यूमन बॉडी का सेक्स ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड्स मिलकर ह्यूमन बॉडी में जिस सिस्टम का निर्माण करता है उसे कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्वाभाविक है ह्यूमन में मेल फीमेल अलग अलग मौजूद होता है, इसलिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार का होगा। एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुछ बातें और हम ऐड कर देते हैं इसमें। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, ये तो आपको स्पष्ट है कि यह किस समय फंक्शनल होगा, जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाएगा तब फंक्शनल होता है, क्योंकि मैच्योर ही इस वक्त होता है ये। दूसरी बातें, यह मौजूद कहाँ होता है, मेल फीमेल दोनों के ही बॉडी में अगर बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का हो या फीमेल का हो, ये मौजूद होता है पेल्विक रीजन में। अब पेल्विक रीजन होता है जो ये पार्ट है, इसे देख लें आप, ये कहलाता है पेल्विक रीजन। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विक रीजन, हिंदी में इसे पीयूष क्षेत्र भी कहते हैं। पेल्विक रीजन अर्थात पीयूष क्षेत्र कहा जाता है। कमर के पास का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं पेल्विक रीजन। तो इसी रीजन में मेल और फीमेल बॉडी में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है। तो हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें भी वही सब बातें होगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी के पेल्विक रीजन में मौजूद होता है और यह इसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में पूर्णतः क्रियाशील रहता है, अर्थात थ्रू आउट जब तक मेल रिप्रोडक्टिव स्टेज में रहता है तब तक ये ऑर्गन्स क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फ्रंटल व्यू किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये तो आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है, सेक्स ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड्स, या यूं कहें तो डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड से बना होता है, या आप दूसरे तरह से भी कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड से बना होता है। ठीक है, इसी तीनों के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो देखते हैं इसमें बारी बारी से, ये डायग्राम है, बारी बारी से देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और सबके फंक्शन को हम लोग देखेंगे। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यह भी किससे बना होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड से बना होगा। तो देखते हैं कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है। देखिए यहाँ पे टेस्टिस ऑलरेडी लिखा हुआ है, टेस्टिस। ये जो अंडाकार रचना है ये क्या कहलाता है, टेस्टिस कहलाता है। हिंदी में इसे वृषण कहते हैं, टेस्टिस या वृषण। तो टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और आप पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रायः जोड़े में, पैर में मौजूद होता है। तो ये भी देख रहे हैं, एक लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड में मौजूद होता है। ये टेस्टिस, ये और ये दोनों। तो टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो इसका मतलब इसमें किस किस चीज़ों का फॉर्मेशन होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा मेल सेक्स हार्मोन्स का और मेल
गैमीट्स अर्थात एस्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं, ये जो टेस्टिस है ये पिंक कलर का होता है और ये स्किन के पाउच में मौजूद होता है। आगे देखेंगे जिसे स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम के बारे में भी बात करेंगे। तो टेस्टिस को छोड़ करके ये जो देख रहे हैं जो टेस्टिस है, इनको छोड़ करके जो भी रेस्ट पार्ट देख रहे हैं, जितना भी नाम आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं मेल के। एसेसरी ग्लैंड्स भी वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स ही कहलाता है, फिर भी अलग से बोल दिया जाता है क्योंकि वह थोड़ा सा डिफरेंट उसका फंक्शन है। तो देख लें, तो टेस्टिस के बारे में जैसे आपने सुना, यह अंडा का ओवल या राउंड होता है, पिंक कलर का होता है, इसमें मेल सेक्स हार्मोन्स और एस्पर्म्स का निर्माण होता है। इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग बना के। मेल का जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल का होता है, वहाँ पे देखेंगे इन चीज़ों को। पहले आप सिर्फ यही यहाँ पे एक दो बातें ध्यान में रखें कि टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसमें मेल सेक्स हार्मोन्स अर्थात टेस्टोस्टेरोन्स या एंड्रोजेंस भी कह सकते हैं, और फिर एस्पर्म्स का निर्माण होता है। तो ये जो दोनों जो टेस्टिस हैं, यह स्किन से बने हुए थैला के जैसा रचना में मौजूद, बैग लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, जिसे आप हाइड्रोसील कहते हैं बोलचाल में। जैसे ये देखें, जैसे ये मान लें यही है ये, तो ये दो पार्ट में बटा होता है, एक टेस्टिस इस चैम्बर में मौजूद होता है और दूसरा टेस्टिस इस चैम्बर में मौजूद होता है। तो ये रहा स्क्रोटम, अर्थात इसे कहेंगे स्क्रोटम, या स्किन से बना हुआ होता है, स्किन से बना हुआ जिसे क्या कहेंगे स्क्रोटम। ये हम आगे फिर देखेंगे हेडिंग बना करके। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि टेस्टिस जिस स्किन के चैम्बर या थैला के समान रचना में बंद होता है उसे कहते हैं स्क्रोटम। तो क्लियर है। स्क्रोटम के बारे में एक बात और, यहाँ तो डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया हुआ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि टेस्टिस स्किन से बने हुए चैम्बर में बंद रहता है, जिस चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं स्क्रोटम कहते हैं, हिंदी में अधिवृषण कहते हैं। स्क्रोटम का काम क्या होता है, यह टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, तो उतने टेम्परेचर पर टेस्टिस में एस्पर्म्स का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है इसका, जैसे देखें तो आप, ये टेस्टिस का जो निर्माण होता है, ये टेस्टिस का निर्माण एब्डोमेन में अर्थात पेट में होता है। टेस्टिस का निर्माण कहाँ होता है, मेल के पेट में होता है, लेकिन जन्म से 2-3 महीना पहले नहीं, मेल चाइल्ड के जन्म से 2-3 महीना पहले ये कहाँ से, एब्डोमेन या पेट से निकल करके कहाँ आ जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है, अर्थात स्किन के चैम्बर में आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रोटम इसे एक नॉर्मल कंडीशन देता है, जिसके परिणाम स्वरूप टेस्टिस में एस्पर्म्स का निर्माण हो पाता है। तो इसलिए क्या कंडीशन नॉर्मल, जैसा मैंने कहा आपको, स्क्रोटम लगभग, या एक रेंज बता सकते हैं आप, 2.5 से 3 डिग्री या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस भी आप कह सकते हैं, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर देता है बॉडी टेम्परेचर से। मतलब यदि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये स्पष्ट है स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा, 34.5 से लेकर कितना 35 तक मौजूद होगा, नहीं, यही मेंटेन रखेगा। इस टेम्परेचर या तापमान पर ही क्या होगा, टेस्टिस में एस्पर्म का निर्माण हो पाता है। क्लियर है। तो आपने 2 ऑर्गन्स के बारे में देखा, एक टेस्टिस और दूसरा स्क्रोटम। तो देखते हैं आगे भी बातें हैं। जैसा आपने सुना कि टेस्टिस का निर्माण मेल के पेट में होता है, एब्डोमेन में होता है, और जन्म से 2-3 महीना पहले ये क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलकर स्क्रोटम में आ जाता है। यदि ऐसा हो जाए, यदि एक या दोनों टेस्टिस अगर पेट में ही परमानेंटली रह जाए, वह बॉडी के बाहर नहीं आए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोरचिडिज्म। आपके ये नोट्स में ये सारा शब्द और उच्चारण हिंदी मीडियम वाले के लिए लिखा हुआ मिलेगा, हम नोट्स आप लोगों को सेंड कर देंगे। एक टर्म देखिए क्या है, क्रिप्टोरचिडिज्म।
क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, तो ये भी आपको 2 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो क्या हो गया क्रिप्टोर्चिडिज्म? यदि मेल का एक या दोनों टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमेन या पेट में ही रह जाए तो इस कंडीशन को ही कहते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। अगर दोनों टेस्टिस छूट जाए तो इस कंडीशन में तो क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म्स का निर्माण नहीं हो पाएगा और मेल कैसा हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। क्लियर है? यदि एक टेस्टिस एब्डोमेन में रह जाए, पेट में रह जाए, और एक टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाए तो इस कंडीशन में तो स्पर्म बनेगा, एक टेस्टिस में बनेगा तो स्पर्म कम बनेगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, संतान उत्पन्न करने की संभावना रहेगी उसमें, क्योंकि स्पर्म तो बन रहा है ना। ठीक है, इसलिए दोनों कंडीशन पाया जाता है। किसी किसी मेल में दोनों टेस्टिस पेट में रहता है तो वह कंप्लीटली क्या होगा, इम्पोर्टेंट अर्थात नपुंसक होगा। और यदि किसी का 2 में से कोई एक ही पेट में रहा और दूसरा नीचे आ गया तो क्या होगा, संभावना रहती है नहीं उसकी संतान उत्पन्न करने की। तो देखिए, तो अब टेस्टिस ने जो स्पर्म बनाया तो स्पर्म अकेले नहीं रहता है, स्पर्म के साथ लिक्विड भी मौजूद रहता है। एक टर्म आप और यहाँ पे सीखें, एक टर्म है सीमेन। देखते हैं सीमेन क्या है। यहाँ देखें आप, ये टर्म देखें सीमेन। सीमेन का मतलब ऐसे होता है वीरी। और देखिए तो ये किससे बना होता है, ये बना होता है स्पर्म्स, शुक्राणुओं प्लस किससे बना होता है, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा से बना होता है। ये वास्तव में है क्या, लिक्विड है, तरल है। ठीक है, तो देखें, तो अगर हम सीमेन बोलेंगे तो इसका मतलब समझना है स्पर्म्स, शुक्राणुओं और साथ में इस लिक्विड, दोनों को साथ साथ बोलना होता है तो सीमेन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेल का जो गैमीट होता है वह मोटाइल होता है, वह उसे तैरने के लिए तरल की आवश्यकता होती है, इसलिए स्पर्म के साथ हमेशा क्या मौजूद रहता है, लिक्विड मौजूद रहता है, जिससे वह तैर करके अपना पोजीशन या स्थान बदल सके। तो सीमेन जब भी बोलेंगे इसका मतलब समझना है स्पर्म और लिक्विड, ये दोनों को मिलाकर बोलेंगे सीमेन। तो टेस्टिस में जो सीमेन या स्पर्म का निर्माण होता है, नहीं, जब मेल प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेता है तो आपको पता है, आप सुन चुके हैं कि मेल जब प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेता है तो उसका टेस्टिस क्या होता है, फंक्शनल होता है, अर्थात मेल सेक्स हार्मोन्स और गैमीट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो सीमेन या स्पर्म जो टेस्टिस में बना वह छोटी छोटी और पतली, नहीं, नलियों के द्वारा, डक्ट्स के द्वारा क्या होता है, वह एक कोमा के जैसा रचना में ट्रांसफर होते रहता है, टेस्टिस में बनते रहता है। और ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसे कहा जाता है एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं इसे, एपिडिडाइमिस या अधिवृषण हिंदी में कहते हैं। तो टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म या सीमेन, ये जो पतली पतली ग्रीन कलर का नली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बनाया हुआ है, इस नलियों के द्वारा इस एपिडिडाइमिस में आ जाता है, दैट्स ऑल, और इसी में यह स्टोर रहता है। तो पहले आप नली का नाम देखें क्या है, मतलब ये टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच जो कनेक्शन है, पतली पतली नलिकाएं हैं, नलियां हैं, डक्ट्स हैं, इसे कहते हैं भाषा इफरेंसिया। क्या कहते हैं इसे, भाषा इफरेंसिया। अर्थात इसी डक्ट्स या नलियों से होकर इस टेस्टिस में बना हुआ सीमेन या स्पर्म्स कहाँ पहुँचता है, एपिडिडाइमिस में पहुँचता है, दैट्स ऑल। अब देखते हैं एपिडिडाइमिस क्या है और यह किस तरह से फंक्शन करता है। कहें तो एपिडिडाइमिस ये मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, यह जोड़े में मौजूद होता है, इसका शेप कोमा के जैसा होता है और यह पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता है, यह सिर्फ हाफ टेस्टिस को ही कवर करता है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं सिर्फ इधर से ये कवर किए हुए, इधर से कवर नहीं किए हुए हैं, इसलिए एपिडिडाइमिस टेस्टिस को सिर्फ हाफ कवर करता है, पूर्णतः कवर नहीं करता है।
अब एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में जैसा आपने सुना कि इसमें क्वाइल्ड या कुंडलित नलियाँ मौजूद होती हैं। देखिए अब क्या क्या इसका फंक्शन होता है। तो टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म्स या सीमेन जब इसमें वासा इफ्रेंसी के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है तो यह स्पर्म्स को या सीमेन को परमानेंटली स्टोर करता है जब तक कि ये यहाँ से बाहर न निकल जाए। अगर बाहर निकलता है तो ठीक है, यदि बाहर नहीं निकल पाता है तो यहीं स्पर्म्स या सीमेन स्टोर रहता है और क्या होता है, स्पर्म का जब जीवन काल पूर्ण हो जाता है तो वह यहीं पे नष्ट होता है, दैट्स ऑल। और उसके अवशेष को पुनः एपिडिडाइमिस के वॉल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्पष्ट है। लेकिन यदि मेल नर मादा का मिलन होता है, मेल फीमेल के बीच अगर मिलन हो रहा है तो यहाँ जो सीमेन संचित है, स्टोर्ड है, वह इस डक्ट से होते हुए, इधर से भी इस डक्ट से होते हुए यहाँ से मेल के बॉडी से बाहर निकलकर फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। आगे देखिएगा इन चीज़ों को जैसा आपने देखा। लेकिन एपिडिडाइमिस का और भी आपने फंक्शन क्या देखा, यह सीमेन या स्पर्म्स को स्टोर करता है। और भी फंक्शन देखें, यह क्या करता है, यह स्पर्म्स को पोषण भी देता है। स्पर्म्स यहाँ पे मैच्योर होते हैं और जब मिलन होता है तो स्पर्म्स को या सीमेन को यहाँ से ये ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है आगे के डक्ट में। क्लियर है। और जो स्पर्म अपना लाइफ स्पेन जीवन काल पूरा कर लेता है वो उसे नष्ट कर दिया जाता है और उसके अवशेष को इसका दीवार पुनः अवशोषित कर लेता है, दैट्स ऑल। और जैसा आप देख रहे हैं ये भी जोड़े में मौजूद होता है क्योंकि दोनों टेस्टिस प्रत्येक टेस्टिस पर मौजूद है। अब आप यहाँ से यहाँ तक देखें, एक टर्म वैसे हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ देखें, ये है इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। आगे देखेंगे वो क्या है। तो देखिए, तो एक नया टर्म आपको यहाँ पर सीखना है, वो है वास डिफरेंस। इसे शुक्र नली कहते हैं। ये टर्म आप ये दोनों सीख चुके हैं, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस या टेस्टिस भी देख चुके हैं। अब वास डिफरेंस या शुक्र नली को देखें, ये क्या चीज़ है, इसे हम लोग समझते हैं। वास डिफरेंस ये यहाँ से यहाँ तक, अर्थात ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आके ये खत्म होता है, यहाँ तक। ये स्ट्रक्चर कहलाता है वास डिफरेंस, अर्थात शुक्र नलिकाएं या शुक्र नली भी कहते हैं। तो ये देखें तो ये क्या है, ये इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। और ये देखें, जैसा कि आपको पता है, ये कहाँ होगा, स्किन के बने हुए चैम्बर में मौजूद होगा, हाइड्रोसेल में होगा। ये नली स्क्रोटम से निकल कर कहाँ आता है, मेल के पेट में फिर आ जाता है। और ये जो रचना देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसे यूरिन का चैम्बर कहते हैं, पेशाब का थैला कहते हैं। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। तो इस ब्लैडर में यूरिन जमा होता है और जिस डक्ट से होकर यूरिन इसमें आता है, ये जो चैम्बर है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। तो ये जो वास डिफरेंस है, यह स्क्रोटम से निकलकर पेट में या एब्डोमेन में आता है और यूरेटर के पीछे से, जैसे मान लें ये यूरेटर है तो ये वास डिफरेंस है, ये इसके पीछे से निकलता है, इसको सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से निकल रहा है, पीछे से निकल करके, और ये यूरिनरी ब्लैडर के पास आकर क्या होता है, थोड़ा फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। तो इसी फूले हुए हिस्से को क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। एम्पुला वास डिफरेंस का ही पार्ट कहलाता है। यह सीमेन को अस्थायी रूप से या टेम्पोरेरली क्या करता है, स्टोर करता है। तो वास डिफरेंस का काम क्या होता है, जब मेल फीमेल का मिलन होता है या कॉपुलेशन हो रहा होता है तो यहाँ से जो सीमेन है ये एपिडिडाइमिस में संकुचन उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, सीमेन यहाँ जो स्टोर है उस सीमेन वास डिफरेंस में ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से भी इसमें ट्रांसफ़र होगा और यहाँ आके ये कुछ देर के लिए स्टोर होता है, संचित होता है कुछ देर के लिए, ठीक है। फिर आगे देखें। अब एम्पुला के पास देखें तो एम्पुला के पास नहीं, एक विशेष ग्लैंड होता है जिसे क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसाइकिल। देखें ये ग्लैंड क्या करता है,
जैसा आपने देखा कि सीमेन में क्या होता है, जो तरल होता है उस तरल का निर्माण कुछ मात्रा में टेस्टिस के द्वारा होता है। मुख्य रूप से उस तरल का निर्माण इस सेमिनल वेसिकल के द्वारा होता है। लगभग 60 to 70% जो सीमेन का जो तरल है उस तरल का निर्माण कौन करता है? सेमिनल प्लाज्मा। क्लियर है? और रेस्ट जो करता है ये दोनों ग्लैंड्स देख रहे हैं, इन दोनों के भी बारे में बारी बारी एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो देखिए, तो ये सेमिनल वेसिकल, ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों एसेसरी ग्लैंड्स मेल का है, अर्थात सहायक ग्रंथियां हैं। अब देखें, इसका जो डक्ट है, ये डक्ट और जो वास डिफरेंस है, ये दोनों आपस में मिलकर एक कॉमन डक्ट का निर्माण करता है। अर्थात ये जो सेमिनल वेसिकल इसकी जो नलियां हैं और वास डिफरेंस जो है, ये और ये दोनों मिलकर एक तीसरे प्रकार के नली का निर्माण करता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसका दीवार थोड़ा मोटा होता है, ठीक होता है। आप ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं आप। ये दीवार थोड़ा क्या होता है? इसका वॉल ठीक होता है, मोटा होता है, जिसे कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्लियर है? अब सीमेन जो एम्पुला से होते हुए इजाकुलेटरी डक्ट में आएगा तो इजाकुलेटरी डक्ट का वॉल काफ़ी थिन होता है, तो वह सीमेन पे एक प्रेशर उत्पन्न करता है, जिससे सीमेन तेजी से यहाँ से बाहर निकल जाता है, फीमेल के बॉडी में पहुँच जाता है। क्लियर है? अब आगे आते हैं। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये दो इजाकुलेटरी डक्ट्स हैं, ये पेयर में मौजूद हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पेयर में है या अनपेयर है। जैसा आपने देखा, टेस्टिस पेयर में है, एपिडिडाइमिस पेयर में है, वास डिफरेंस पेयर में है, एम्पुला भी कहें तो पेयर में है, सेमिनल वेसिकल पेयर में है, इजाकुलेटरी डक्ट क्या है? पेयर में है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि ये क्या है? यूरिन अर्थात मूत्र को जमा करने वाला ये चैम्बर है। तो यूरिन या मूत्र को भी बॉडी से बाहर निकलना होता है, ठीक है। सीमेन के भी बाहर निकलने का रास्ता यही है और यूरिन या मूत्र के भी बाहर निकलने का रास्ता यही है। तो इसका मतलब कनेक्शन होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, तभी ये बात हो पाएगी। तो सीमेन कैसे आता है वो तो आप देख ही रहे हैं, यूरिन इसमें कैसे आता है वो भी देखते हैं। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन को वो जमा करने वाला जो चैम्बर है, तो इससे भी नलियां निकलती हैं और वो नलियां जो है क्या होता है, इसके पीछे से आकर इसमें खुलती हैं। यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन को बाहर निकालने वाला जो डक्ट या नलियां है, वह इसके पीछे से आकर खुलती है, दो डक्ट्स आकर खुलती हैं। तो आप यूं कह सकते हैं ये दोनों इजाकुलेटरी डक्ट्स, ठीक है, ये दोनों इजाकुलेटरी डक्ट्स और यूरिनरी ब्लैडर से दो डक्ट्स, तो ये चार डक्ट्स हो गया ना। ये चारों आपस में मिल करके इस डक्ट का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा दो प्रकार के डक्ट्स के मिलने से बना है, दो इजाकुलेटरी डक्ट्स और दो यूरिनरी ब्लैडर से निकला हुआ डक्ट्स। चार डक्ट्स मिलकर एक कॉमन डक्ट का नली का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्लियर है? अब यूरेथ्रा से दो और विशेष प्रकार के एसेसरी ग्लैंड्स जुड़े होते हैं। एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरे का नाम है क्या? कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया है, प्रोस्टेट, और दूसरा क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। हालांकि जैसा मैंने कहा कि हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें। अब देखें तो जो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे जो एसेसरी ग्लैंड है वो क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसा आपने सुना, यह भी सीमेन में मौजूद लिक्विड का निर्माण करता है लगभग 25 to 30%, और ये अप्रॉक्स 1 to 5% सीमेन के तरल का निर्माण करता है। तो सबसे नीचे मौजूद होता है, ये लार्जेस्ट है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यह मेल का लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड है, और ये जो कॉपर्स ग्लैंड, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। यह मेल का स्मॉलेस्ट एसेसरी ग्लैंड्स कहलाता है। क्लियर है?
अब देखें, इन दोनों के द्वारा बना हुआ तरल भी क्या होता है, जब सीमेन यहाँ से गुजर रहा होता है उसमें और जो ऐड हो जाता है। आगे देखेंगे, इसे हम बात करेंगे अभी बारी बारी से, आप स्मूथली पहले स्ट्रक्चर को समझें। ठीक है, अब ये जो यूरेथ्रा है जिसे क्या कहते हैं, मूत्र जनन मार्ग, हिंदी में क्या कहते हैं, मूत्र जनन मार्ग, या इंग्लिश में एक और टर्म देते हैं इसे, इस यूरेथ्रा को एक और नाम देते हैं। देखिए क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्या कहते हैं, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो यूरिनो टर्म आया यूरिन अर्थात मूत्र के लिए, और जेनाइटल टर्म आया किसके लिए, जनन से संबंधित है, प्रजनन से संबंधित है। तो मतलब ये रहा, ये जो डक्ट है इस डक्ट से होकर यूरिन अर्थात मूत्र भी पास कर सकता है, और दूसरा सीमेन भी अर्थात उत्सर्जन में भी भाग लेता है ये डक्ट, और प्रजनन में भी, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन दोनों में भाग लेता है। इसलिए इस डक्ट को एक नाम और देते हैं, इसका क्या नाम है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्लियर है। तो देखते हैं आगे। अब ये डक्ट जो है एक विशेष लंबा सिलिंड्रिकल बेलनाकार रचना के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, एक छोटे छिद्र के द्वारा, जिसे कहते हैं जेनाइटल ऑरिफिस, हिंदी में जनन छिद्र। और ये जो मस्कुलर लंबा और बेलनाकार रचना है इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं पेनिस। यहाँ देखिए नाम आप, ये रहा पेनिस, हिंदी में इसे शिश्न कहते हैं। इसी के सेंटर से गुजरता है कौन, यूरेथ्रा गुजरता है। ठीक है, तो देखें अब पेनिस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। यह मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है, अर्थात मैथुन अंग कहलाता है, क्योंकि इसी अंग की सहायता से मेल अपने सीमेन को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, कॉपुलेशन इसी के द्वारा, मैथुन इसी के द्वारा होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। देखिए तो ये स्किन से ढका होता है, और वह स्किन जो सबसे आगे मौजूद होता है उसे कहा जाता है फोर स्किन। क्या कहते हैं इसे, फोर स्किन, या एक और नाम है इसे प्रीप्यूस भी कहते हैं, प्रीप्यूस भी कहा जाता है इसे। और पेनिस का आगे का हिस्सा काफ़ी स्मूथ या चिकना होता है, जिसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। ये पिंक कलर या गुलाबी कलर का प्राय होता है। दैट्स ऑल। तो ये ओवरऑल रहा। अब एक बार आप पूर्णतः देखें कि किस तरह से सीमेन जो है वो जेनाइटल ऑरिफिस, जनन छिद्र से होकर बाहर निकलता है जब कॉपुलेशन अर्थात मैथुन अर्थात नर मादा का मिलन होता है। देखिए कहानी कैसा है। सीमेन बना यहाँ टेस्टिस में, भास डिफरेंस से होते हुए एपिडिडाइमिस में आया, फिर यहाँ से ट्रांसफर हुआ किसमें, भासा इफ्रेंसिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में आया, एपिडिडाइमिस से भास डिफरेंस में, फिर एम्पुला में, फिर इजाकुलेटरी डक्ट में, तब यूरेथ्रा से होते हुए मेल के बॉडी से बाहर निकल गया। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नहीं इन तीनों एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या फंक्शन है और कौन कौन से विशेष प्रकार के लिक्विड को या तरल को स्रावित करता है। देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान में रखें तो मेल में 3 प्रकार का एसेसरी ग्लैंड्स होता है। एक बार नाम फिर से आप सुने, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 प्रकार के एसेसरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्रमशः याद रखिएगा, और तीसरा है कॉपर्स ग्लैंड। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, सेमिनल वेसिकल के बारे में बात करते हैं। जैसा आपने सुना कि सेमिनल वेसिकल जो होता है ये जोड़े में मौजूद होता है, और यह सीमेन का लगभग 70% लिक्विड या तरल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो सिक्रेटेड या स्रावित लिक्विड या तरल होता है उसमें फ्रुक्टोज मौजूद होता है, कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं और दूसरे प्रकार के और अदर कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो फ्रुक्टोज तो मेनली कहाँ बनता है, प्लांट में बनता है, एनिमल में और कहीं बनने का प्रोसेस ही नहीं है, बनाने की प्रक्रिया
ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सेमिनल वेसिकल ऐसा ग्लैंड है जिसमें फ्रुक्टोज का निर्माण होता है और कहीं भी फ्रुक्टोज का निर्माण नहीं होता है एनिमल में। तो यह एक विशेष घटना हो गई ना। तो ये तो आप जानते हैं सेमिनल वेसिकल के द्वारा बना हुआ लिक्विड कहाँ जाएगा, इस डक्ट के द्वारा जब सीमेन यहाँ से गुजरेगा तो उस सीमेन में ट्रांसफर हो जाएगा और अधिक तरल जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब सीमेन में क्या मौजूद होगा, फ्रुक्टोज मौजूद होगा। उस फ्रुक्टोज से क्या होगा, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, अर्थात फ्रुक्टोज को स्पर्म एब्जॉर्ब करेगा और उससे एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यह अल्केलाइन लिक्विड का निर्माण करता है, अर्थात यूँ कहें कि यह जो सीमेन के लिए जो लिक्विड बनाता है वह अल्केलाइन होता है। यह अप्रोक्स 25 से 30% सीमेन के लिक्विड का निर्माण करता है। देखिए, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके द्वारा जो स्रावित तरल होता है उसमें आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अल्कलाइन होता है। तो देखिए ये क्या कार्य करता है, तो यह क्योंकि इससे होकर यूरेथ्रा से होकर यूरिन को भी पास होना होता है, तो इसके दीवार में, यूरेथ्रा के दीवार में जो यूरिन का ट्रेस अमाउंट रहता है बहुत कम मात्रा में उसके दीवार से चिपका होता है, उसे वह उदासीन या न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे स्पर्म का डेथ नहीं हो पाता। स्पर्म, क्योंकि आप जानते हैं यूरिन एसिडिक होता है और वह स्पर्म को मार सकता है, मार देता है, किल कर देता है। इसलिए इस ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित लिक्विड या तरल होता है वह अल्केलाइन है और वह इस यूरेथ्रा में मौजूद यूरिन को न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि स्पर्म की डेथ ना हो पाए। और फीमेल के भी जनन अंग में, सेक्स ऑर्गन में जो थोड़ा बहुत ट्रेस अमाउंट में यूरिन मौजूद होता है उसे भी नष्ट कर दिया जाता है, अर्थात उदासीन या न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब लास्ट वन देखें तो कॉपर्स ग्लैंड है और इसका एक और नाम होता है, इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। अब ये देखिए क्या करता है, ये जैसे आपने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल ग्लैंड है, यह जोड़े में मौजूद नहीं होता है। और ये जो कॉपर्स ग्लैंड है यह जोड़े में मौजूद होता है, जैसा आपने सुना कि यह स्मॉलेस्ट होता है। और यह भी अल्केलाइन लिक्विड का, अर्थात क्षारीय तरल का ही निर्माण करता है, लेकिन इसके द्वारा जो स्रावित या सिक्रेटेड जो लिक्विड होता है वह मेल और फीमेल दोनों के कॉपुलेटरी ऑर्गेन्स को क्या करता है, स्मूथ बना देता है, चिकना बना देता है, जिससे मेल फीमेल का जो मिलन या कॉपुलेशन होता है वह आसान हो जाता है। क्लियर है? तो ओवरऑल ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जल्दी ही आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर से कॉल कीजिएगा और फिर आपको नोट्स हम सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स डियर।